शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आज की क्लास में हम साइंस की क्लास नंबर 12 रहेगी, जिसमें मानव स्वास्थ्य और रोग का चैप्टर करने वाले हैं। इस चैप्टर से हम टॉप 30 क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं या शिक्षक भर्ती में आए हुए प्रश्न हैं या इस टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। बाकी सभी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं, जिसका आई बटन पे प्लेलिस्ट आप सभी लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए देर न करते शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर क्या पूछा गया है। चिकित्सा के जनक हैं अरस्तु, हिप्पोक्रेट्स, एंटोनी वान ल्यूएनहॉक या एंटोनी लवेसियर की बात करें। राइट आंसर क्या हो जाएगा। चिकित्सा के जनक पूछा गया है। चिकित्सा के जनक कौन है, सभी लोग बताइएगा। मानव स्वास्थ्य और रोग का चैप्टर है, तो चिकित्सा के जनक हिप्पोक्रेट्स की बात करेंगे। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। इन्हें आधुनिक चिकित्सा का जनक माना जाता है। अगर यहाँ पे चिकित्सा के जनक की जगह अगर आपके एग्जाम में आता है कि आधुनिक चिकित्सा के जनक कौन है, तो आपका हिप्पोक्रेट्स इज द राइट आंसर होना चाहिए। इसके बाद सेकंड प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, सभी लोगों को ध्यानपूर्वक समझना है। प्रत्येक ब्रदर सिस्टर एंड टीचर्स का जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। स्वास्थ्य को किससे परिभाषित नहीं किया जा सकता। शारीरिक कल्याण, मानसिक कल्याण, सामाजिक कल्याण या आनुवंशिक विकार से। देखिए स्वास्थ्य क्या होता है। स्वास्थ्य केवल बीमारी की अनुपस्थिति या शारीरिक फिटनेस से परिभाषित नहीं किया जा सकता। ये एक व्यापक अवधारणा होता है। इसमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण शामिल होते हैं। क्या क्या शामिल होता है, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। तो यहाँ पे क्या नहीं शामिल होता, अनुवांशिकी जो विकार होता है ये शामिल नहीं होगा। ठीक है, इतना आप सभी लोग समझ गए। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। हर एक क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। मानव शरीर में रक्त परिसंचरण की खोज किसने की। विलियम हार्वे, रॉबर्ट हुक, कार्ल लैंडिस्टर या रॉबर्ट ब्राउन। सभी कमेंट कीजिएगा जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, ब्रदर एंड सिस्टर, सभी लोगों का अभिनंदन है, स्वागत है। जायसवाल सर हाथ जोड़कर आप सभी को प्रणाम और नमस्कार करते हैं। आप सभी को माता पिता को प्रणाम करते हैं। शिक्षकों का परिवार है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। मानव शरीर में रक्त परिसंचरण की खोज किसने की। अगर एग्जाम में आपके आएगा, एक नंबर पक्का पूछा जाएगा, इस टॉपिक से भी एक नंबर का आएगा, तो विलियम हार्वे इज द राइट आंसर। विलियम हार्वे आपके 17वीं शताब्दी में इन्होंने स्थापित किया था कि रक्त शरीर में एक चक्र में घूमता है और हृदय से धमनियों के माध्यम से पंप होता है, फिर शिराओं के माध्यम से वापस फिर हृदय में आता है। धमनियों से पंप होगा, फिर शिराओं के माध्यम से वापस आता है। तो ये आज पता चल गया कि धमनियों से जाता है और शिराओं से फिर ब्लड उसी माध्यम से वापस आ जाता है। तो विलियम हार्वे से पहले भी माना जाता है कि रक्त जो है यकृत में बनता था, शरीर में प्रवेश करता था, लेकिन हार्वे ने शोध किया और फिर साबित किया कि रक्त पूरे शरीर में घूमता है और ये एक निरंतर प्रक्रिया चलती है। तो विलियम हार्वे इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे घातक गैर संक्रामक रोग है। देखिए संक्रामक रोग और गैर संक्रामक रोग, लेकिन सबसे घातक जो आपका गैर संक्रामक रोग होता है, क्या वह एड्स है, कैंसर है, मधुमेह या मोटापा है, सभी बताइएगा। तो सभी लोग जानते हैं कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो गैर संक्रामक में सबसे घातक मानी जाती है। बाकी एड्स, मधुमेह, मोटापा ये क्या है, संक्रामक बीमारियां होती है, क्योंकि इन्हें कहीं संक्रामक से फैलता है। तो कैंसर क्या है, कैंसर गैर संक्रामक की कैटेगरी पर आ जाता है। और संक्रामक रोग, तो आप सभी लोग जानते हैं कि कैंसर एक संक्रामक रोग की कैटेगरी पर आता ही नहीं है, बाकी गैर संक्रामक हो जाएंगे। अगला प्रश्न, रोगों को मोटे तौर पर संक्रामक और गैर संक्रामक रोगों को वर्गीकृत किया जा सकता है। क्या रोगों को मोटे तौर पर नहीं कहते हैं ना कि आम तौर पे जो है, तो गैर संक्रामक और संक्रामक रोग में वर्गीकृत किया जा सकता है, बिल्कुल सत्य है, किया जा सकता है। संक्रामक रोग वे होते हैं जो, संक्रामक रोग कौन होते हैं, संक्रामक रोग वे होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या आ जाते हैं, फैल जाते हैं। एक व्यक्ति से दूसरे में फैलते हैं, संक्रामक रोग कहलाते हैं। गैर संक्रामक क्या होते हैं, गैर संक्रामक वे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। कैंसर नहीं फैलेगा, लेकिन एड्स फैल जाएगा और सारी चीज़ें फैल जाएंगी बीमारियाँ, क्योंकि संक्रामक एक दूसरे से फैलती है और गैर संक्रामक क्या है, नहीं फैलती है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए।
क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न आएगा, कुछ भी पूछा जाए तो ये दो डाउट क्लियर है तो बिल्कुल आपसे बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक कारक रोग उत्पन्न नहीं करता? यानी हमें जानना जरूरी होगा कि ऐसा जैविक कारक जो रोग उत्पन्न करता हो, वह कौन सा होगा? माइकोप्लाज्मा, वायरस, विकिरण, कवक। 4 बेहतरीन लाजवाब ऑप्शन दिया गया है। सभी लोग बताइएगा। हर एक क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है आपका, ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए और भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। जी हाँ, ये वर्ग 2 साइंस के चैप्टर में आया हुआ प्रश्न था, तो ध्यानपूर्वक समझना है बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए। तो राइट आंसर हमारा क्या, विकिरण होगा यहाँ पे। ठीक है, विकिरण एक भौतिक कारक होता है। विकिरण कैसा है? जैविक नहीं है, विकिरण एक भौतिक कारक में आ जाता है। अगर आए प्रश्न विकिरण कैसा है, तो विकिरण आपके एक भौतिक कारक हो जाता है जो बीमारी का कारण बन सकता है, लेकिन यह जीवित जीव नहीं होता। बाकी माइकोप्लाज्मा, वायरस, कवक ये जीवित जीव कहलाते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संक्रामक रोग कैसे फैलते हैं? बूंदों से, वंशानुगत, मरीजों को देखने से, या अस्वास्थ्यकर आहार खाने से? देख, संक्रामक रोग जैसे फ्लू, सर्दी, गले में खराश एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कई तरीकों से फैल सकते हैं। वायु द्वारा भी फैलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या, सीधा संपर्क के द्वारा भी फैलते हैं। तब आपका जवाब क्या होना चाहिए? संक्रामक रोग कैसे होगा? संक्रमण से ही फैलेगा। लेकिन अब ये जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा, समझना है। और सभी लोग वीडियो पॉज करके ध्यानपूर्वक थोड़ा देखा करिए, ऑप्शन को देखा करिए। तो संक्रामक रोग मतलब बूंदों से संक्रमण, यही सही होगा। संक्रामक रोग को संचारी रोग भी कहा जाता है। अगर एग्जाम में आए, संक्रामक रोग को क्या क्या बोला जाता है? संचारी रोग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आप सभी लोगों के लिए। बैक्टीरिया, वायरस, कवक, परजीवी जैसे रोगाणुओं के कारण होता है। ये रोगाणु एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कई तरीके से फैलते हैं। बूंदों से संक्रमण, व्यक्ति से व्यक्ति के संपर्क, दूषित भोजन पानी, जानवरों द्वारा, दूषित सतह के माध्यम से। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गया। निम्नलिखित में से कौन जन्मजात रोग है? क्वाशियोरकर, सिकल सेल एनीमिया, घेंगा, रूमेटी गठिया। जन्मजात रोग, कॉग्निटल डिसीज की बात कर रहे हैं। वे बीमारियां जो जन्म से मौजूद हैं, और ये बीमारियां अनुवांशिक या गैर अनुवांशिक दोनों कारण से होती। जैसे हीमोफीलिया हो गया, डाउन सिंड्रोम, जन्मजात हृदय दोष हो गया, फटे ओंठ या तालू भी बोलते हैं इसे। लेकिन आपके ऑप्शन में देखिए क्या दिया गया, क्वाशियोरकर, सिकल सेल एनीमिया, घेंगा या रूमेटी गठिया। इनमें से कौन सा सही होगा? ये आपको जवाब करना है, ये आपको कमेंट करके हमें बताना है। चलिए जल्दी फटाफट बताइए। राइट आंसर भी आ चुका है हमारे पास, राइट आंसर आ चुका है और पहुंच चुका है हमारे पास, और इसका जवाब भी आ चुका है। चलिए आप लोग भी जवाब बताइए। तो राइट आंसर है सिकल सेल एनीमिया। अनुवांशिक विकारों के एक समूह में शामिल होता है, जिसे सिकल सेल रोग भी कहते हैं। इसे लाल रक्त कोशिकाएं विकृत हो जाती हैं और जल्दी टूटने लगती हैं। इसे जन्मजात रोग के नाम से जाना जाता है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। रोग पैदा करने वाले रोगाणु द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता? आप सभी लोग बताइएगा ध्यानपूर्वक, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि रोग पैदा करने वाले रोगाणु द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता? आक्रमणशीलता, विषाक्तता, उग्रता या सहयोग? तो आप सभी लोग जानते हैं रोग पैदा करने वाले रोगाणु द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता। देखिए, आक्रमण करेगा, विषाक्तता होगा, उग्र होगा, लेकिन सहयोग तो नहीं करेगा। कोई भी रोगाणु ऐसा गुण प्रदर्शित नहीं करेगा कि आपका सहयोग करे, नहीं, सहयोग नहीं करेगा, क्योंकि ये नेगेटिव है। नेगेटिव और सहयोग पॉजिटिव है। नेगेटिव मतलब रोगाणु अगर उग्रता फैलाएगा, विषाक्तता फैलाएगा, आक्रामकशीलता होगा, ये तीनों होंगे, लेकिन सहयोग नहीं होगा। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ये तो बिना पढ़े ही आप लोग इसका आंसर दे पाएंगे, बहुत ही आसान था आंसर देना।
गुणसूत्रों की अधिकता या कमी, उत्परिवर्तन, हानिकारक एलील वे यांत्रिक कारक है जो बीमारियों का कारण बनते हैं। क्या यह सत्य दिया गया है या असत्य दिया गया है? बिल्कुल आप जानते हैं सत्य होगा, क्योंकि गुणसूत्रों की अधिकता या कमी, उत्परिवर्तन, हानिकारक एलील वे यांत्रिक कारक हैं जो बीमारियों का कारण बनते हैं। ये परिवर्तन जो होता है शरीर के विकास और कार्य को भी प्रभावित करता है। जिसे समझ लेते हैं। गुणसूत्र हमारे शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले एक डीएनए के खंड होते हैं। किसके खंड होते हैं? डीएनए के खंड होते हैं, जिनमें इनमें क्या होते हैं? जीन्स होते हैं। ये जीन हमारे शरीर की संरचना कार्यों को नियंत्रित करते हैं। जब गुणसूत्रों की संख्या में कोई असामान्य परिवर्तन हो तो एक गुणसूत्र गायब हो जाता है, या एक सूत्र गायब हो जाना, तो इसे गुणसूत्र असमानता कहा जाता है। सभी लोग समझ गए? इसलिए यह जो कथन है वो सही हो जाएगा। कौन सा रोगाणु निमोनिया रोग का कारण बनता है? हीमोफिलिस, सल्मोनेला, मिक्सोवायरस या बर्टेटेला? सभी लोग बताइए। रोगाणु निमोनिया रोग का कारण बनता है। देखिए, बैक्टीरियल निमोनिया अपने आप हो जाता है। सर्दी, फ्लू, कोविड-19 जैसे आया, आरएसवी, किसी वायरस के संक्रमण के बाद ये विकसित हो सकता है। और जो बैक्टीरियल निमोनिया होता है क्या करता है? फेफड़े में केवल एक हिस्से को लोग को प्रभावित करता है। फेफड़ा को होगा एक हिस्सा को प्रभावित कर देगा। इसलिए इसको कभी कभी इस स्थिति को लोबार निमोनिया बोला जाता है। क्या बोलते हैं? लोबार निमोनिया। याद रखिएगा, कभी आपने सुना भी होगा कि इस नाम को, या आने वाले कहीं ना कहीं आपको सुनने को भी मिलेगा। चलिए अब राइट आंसर जान लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा? मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजा। अब इसे क्या है? इन्फ्लुएंजा वायरस के रूप में जाना जाता है। मिक्सो वायरस हटा के केवल इसको अब इन्फ्लुएंजा के नाम से जाना जाता है। यह वायरस श्वसन तंत्र को संक्रमित करता है, निमोनिया का कारण बन सकता है, खासकर उन लोगों को पहले जो कमज़ोर स्वास्थ्य होते हैं, जिनका वीकनेस होता है, उनको ज़्यादा प्रभावित करता है। निमोनिया से बचाव के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? ये भी अच्छा प्रश्न है। अगर आपको निमोनिया से बचाना है तो निमोनिया से बचाने के लिए कौन सा टीका देंगे? तो वो होता है न्यूमोकोकल टीका या न्यूमोकोकल वैक्सीन दी जाती है। यह टीका न्यूमोकोकल बैक्टीरिया के कारण होने वाले संक्रमण को बचाता है, अर्थात बच्चों और वयस्कों दोनों के लिए टीका महत्वपूर्ण है, खासकर जो लोग जोखिम हैं। इसे न्यूमोकोकल एक कंजुगेट वैक्सीन होता है जिसे पीसीवी के नाम से जानते हैं। पीसीवी ये क्या करता है? शिशु बच्चों के लिए अनुशंसित होता है, यानी ये होता है 13 से लेके 15 स्टेन के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करेगा। एक होता है न्यूमोकोकल पॉलीसेकेराइड वैक्सीन, यानी एक होता है पीपीएसवी। पीपीएसवी जो वैक्सीन होता है यह 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए, जोखिम वयस्क जो होते हैं उनके लिए किया जाता है, सुरक्षा प्रदान करता है। तो न्यूमोकोकल टीका इज द राइट आंसर हो जाए। निमोनिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कि एल्वियोली में द्रव का जमा होना, ओंठ और नाखून नीले पड़ जाना, बुखार और ठंड लगना, मल में रक्त आना, कौन सा गलत होगा? ये तो आपको पता होना चाहिए। ये काफ़ी डिफिकल्ट है, प्रश्न आसान लग रहा है, लेकिन इसका आंसर कलेक्ट करना ना ये बहुत ही कठिन होकार हो जाता है। ये आप बिल्कुल तभी बता पाएंगे जब ए टू जेड आपको पता होगा, ए टू जेड सारी चीज़ें आपको पता होगी, तब यही चीज़ आप क्लियरली बता सकते हैं। ठीक है, चलिए तो सभी लोग बताइएगा यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा। निमोनिया, कौन सा कथन गलत है? एल्वियोली में द्रव जमा होना, ओंठ और नाखून नीले पड़ जाना, बुखार और ठंड लगना, मल में रक्त आना, कौन सा सही हो जाएगा? सभी लोग बताइएगा, अच्छे तरीके से बताना है, हर एक क्वेश्चन को समझना है। ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन हमें छोड़ देना है, कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे छूटना नहीं चाहिए, हमें ध्यान देना है। प्रश्न एक भी नहीं छूटना चाहिए, हर एक क्वेश्चन को समझना, फीडबैक करना। हमारी टॉपर नोट्स भी आ चुकी है, जैसा आपको पता ही होगा। टॉपर नोट्स भी हमारी बहुत जरूरी है आप सभी के लिए। तो सभी लोग बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा समय ले रहे हैं। समय क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम आपसे जानना चाहते हैं आपके यहाँ पे फीडबैक क्या होने जा रहा है। आपका इस पर कमेंट करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है।
चलिए, राइट आंसर आ चुका है हमारे स्क्रीन पर। राइट आंसर क्या होने वाला है? तो साथियों, राइट आंसर हमारा हो जाएगा मल में रक्त। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था, समय ले लिया हमने, लेकिन बहुत ही ज़रूरी है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी एल्वेली में द्रव जमा होना, ओंठ और नाखून पीले पड़ जाना, बुखार और ठंड लगना, ये निमोनिया। सबसे ज़्यादा बुखार ठंड लगना निमोनिया कारण तो ये बनता है, लेकिन मल में रक्त आना ये कोई निमोनिया का कारण रीजन नहीं होता है। अगला प्रश्न देखिए, डिप्थीरिया आमतौर पर किस आयु वर्ग को प्रभावित करता है? 10 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष से कम, वयस्क या 60 वर्ष से अधिक। देखिए, डिप्थीरिया आमतौर 5 साल की उम्र से बच्चों से लेकर 60 साल के वयस्कों को प्रभावित करता है। 5 साल से लेकर 60 साल के बच्चों तक जो है प्रभावित करता है। या कभी कभी आप देखते होंगे एक ये जीवाणु कैसा है, ये जीवाणु संक्रमण कहलाता है, जो मुख्य रूप से नाक और गले से प्रभावित करता है डिप्थीरिया। किन लोगों के लिए खतरा होता है? 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए होता है और 60 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए होता है। जो कुपोषित लोग हैं उनके लिए खतरा माना जाता है। लेकिन अगर हमारे पास ऐसे ऑप्शन दिए रहे, इन ऑप्शनों को देख के हम राइट आंसर कैसे लगा सकते हैं, ये भी हमारे लिए एक बहुत ही क्या कह देते हैं, एक डिफ़िकल्ट चीज़ें हो जाती हैं। इसलिए यहाँ पे हम कौन सा ऑप्शन चयन करेंगे? सेकंड ऑप्शन, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है। ये एक कैसा है? ये एक संक्रामक रोग है। अगला प्रश्न देखिए, काली खांसी किस बीमारी का सामान्य नाम है? टिटनेस, काली खांसी, लीशमैनिया या टाइफाइड। काली खांसी का सामान्य नाम पर्टुसिस होता है, जिसे कुकर खांसी भी कहा जाता है। यह एक अत्यधिक संक्रामक श्वसन संक्रमण है, जो आपके बोर्डेटेला पर्टुसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब भी आंसर हमारे पास आ चुका है। अगर आपके पास है तो आप लोग वीडियो पॉज कर हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपका एक कमेंट फीडबैक यहाँ पे सर्वोपरि सम्मान है। आपका एक कमेंट, आपका एक फीडबैक आपकी तैयारी को और बेटर कर सकता है। तो काली खांसी को पर्टुसिस बोला जाता है या काली खांसी ही बोला जाता है। काली खांसी या एक और शब्द है जो एग्जाम में आ सकता है, वह होता है पर्टुसिस। PERTUSSIS, पर्टुसिस की बात करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्लास्ट्रीडियम टिटानी किस प्रकार के विषाक्त पदार्थों को छोड़ता है जो आगे चलकर टिटनस का कारण बनते हैं? एक क्लास्ट्रीडियम टिटनेस होता है, टिटानी टिटनेस किस प्रकार का विषाक्त पदार्थ को छोड़ता है जो आगे चलकर टिटनेस का कारण बनता है? क्या वह आपका बोट्यूलिनम टॉक्सिन, मस्करीन, डाइऑक्सिन या टेटानोस्पाज्मिन की बात करेंगे? देखिए, क्लोस्ट्रीडियम टिटानी नामक जीवाणु टिटनस का कारण बनता है और यह एक विषैला पदार्थ छोड़ता है। यह टेटानोस्पाज्मिन अर्थात जो डी ऑप्शन दिया गया है, टेटानोस्पाज्मिन, जो मांसपेशियों में दर्दनाक संकुचन पैदा करता है और यह विष तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित करता है, जिससे मांसपेशियों में अकड़न और लकवा हो सकता है। तो लकवा और मांसपेशियों में अकड़न यही रीजन होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त टीका बच्चों को टेटनस, खाली खांसी, डिप्थीरिया से सुरक्षित दिया जाता है? यानी एक ही टीका से आपके तीनों चीजें क्लियर होनी चाहिए। एक होता है आपका DTP, क्या होता है? DTP, DTAP सॉरी, एक संयुक्त टीका है जो इन तीनों बीमारियों को सुरक्षित करता है। डी मतलब होता है डिप्थीरिया, टी मतलब होता है टेटनस और पी मतलब होता है पर्टुसिस या काली खांसी। तो DPT या DTP टीका, DPT टीका, पहला ऑप्शन जो दिया गया है वह सही हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। टाइफाइड रोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कि माइकोबैक्टीरिया लेप्री टाइफाइड का कारण बनता है, दूषित भोजन, पानी के माध्यम से संक्रमण, या लक्षणों में तेज बुखार आना, कमजोरी, कब्ज, भूख न लगना, ये सारी चीज़ें,
या ऑप्शन नंबर डी, आंतों में छिद्र और गंभीर मामलों में मृत्यु भी हो सकती है। तो यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा सही होगा, सभी लोग बताइए। इन टाइफाइड रोग तो सभी लोग जानते होंगे अच्छे तरीके से, आपने देखा भी होगा, समझा भी होगा। तो टाइफाइड रोग जो होता है, कौन सा कथन गलत हमें बताना है, यानी 3 चीज़ें तो सही दी गई, एक आपका गलत दिया गया है, और वह कहलाता है गलत कि माइकोबैक्टीरियम लेप्री टाइफाइड का कारण बनता है, यह कथन गलत हो जाए। क्योंकि टाइफाइड बुखार का कारण सल्मोनेला, एक आपने पढ़ा भी होगा, सल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है, ना कि माइकोबैक्टीरिया से। किससे होता है याद रखिएगा, सल्मोनेला एक टाइफी बैक्टीरिया होता है, ये माइकोबैक्टीरिया लेपी नहीं होता, जैसा कि मेयो क्लिनिक ने बताया भी है, मेयो क्लिनिक इस पर डिस्कस भी दिया गया है। बाकी हैं टाइफाइड जो रोग है, दूषित भोजन पानी के माध्यम से संक्रमण से हो सकता है। लक्षणों में तेज बुखार, कमजोरी, कब्ज और भूख न लगना, ये भी होता है। आंतों में छिद्र और गंभीर मामलों में मृत्यु भी हो जाती है अक्सर, अगर ऐसी चीज़ें ज़्यादा टाइफाइड हो जाता है तो। अगला प्रश्न, टाइफाइड बुखार की पुष्टि के लिए निम्नलिखित में से किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? सिक टेस्ट, बिडाल टेस्ट, पैप स्मीयर टेस्ट या टूर्निकेट टेस्ट? तो एक विडाल टेस्ट होता है। टाइफाइड बुखार की पुष्टि कैसे, विडाल टेस्ट होती है, या एक रक्त संवर्धन होता है, ब्लड कल्चर होता है, इसका उपयोग किया जाता है। इस बुखार का निदान करने के लिए डॉक्टर निरीक्षण परीक्षणों को भी सलाह देते हैं। विडाल परीक्षण, रक्त संवर्धन, मल संवर्धन भी होता है, अस्थि मज्जा संवर्धन, ये सारे होते हैं, जांच होते हैं। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का उपनाम टाइफाइड मैरी था? किसी व्यक्ति का उपनाम से जाना जाता था, उपनाम मतलब होता है लोकल, एक दूसरा नाम, टाइफाइड मैरी के नाम से जाना जाता था। मैरी मेलन, टाइफाइड बुखार का इतिहास, तो मैरी मेलन इज द राइट आंसर। और ये आप याद रखिएगा 1869 टू 1938। सल्मोनेला टाइफी एक स्वस्थ वाहक होने के कारण उनका उपनाम टाइफाइड मैरी बना। बीमारी के प्रसार का पर्याय बन गया था, क्योंकि उनके बीमार होने से इनकार करने के कारण कई लोग थे। तो मैरी मेलन इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन प्लेग बैक्टीरिया का वाहक है? तो प्लेग बैक्टीरिया, तो प्लेग का नाम से सभी लोग जानते हैं। प्लेग एक बीमारी है जो येसेनिया पेस्टिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है, और यहाँ पर चूहों या कृंतकों में पाया जाता है। पिस्सू के काटने से मनुष्य में फैल जाता है।